आगे बढ़ने के रास्ते स्कूल से खुलेंगे। बचपन में मेरा सपना था कि मैं भी बाहर किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाकर अच्छे से पढ़ाई करूं, और यह देखो कि आखिर क्वालिटी एजुकेशन होती क्या है। क्योंकि स्कूल्स में, घर पे और मेरे आसपास की हर जगह यही बातें हो रही थी कि अगर बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने गया है तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। इस भ्रम में जीते जीते बहुत सारे साल निकल गए और फिर एक दिन यह भ्रम टूटा और मेरी आंखों के सामने से एक बहुत बड़ा पर्दा हट गया, जब मुझे पता चला कि जिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाकर बच्चे पढ़ने की बातें करते हैं, उन्हीं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हमारे ही देश भारत से हुई थी। हमारे देश ने ही दुनिया की सबसे पहले इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां एजुकेशन प्रोवाइड करने का तरीका, क्वालिटी और नॉलेज कुछ इस कदर थी कि आज तक इस पूरी दुनिया में कोई भी कभी भी इसे रेप्ट कर ही नहीं पाया। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस यूनिवर्सिटी के नाम पे हमारे देश में सिर्फ खंडहर ही रह गए और हमारे देश के लोगों को यह आज तक पता भी नहीं चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी नाम का ओशियन ऑफ नॉलेज आखिर था, जिस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए चाइनीज ट्रेवलर वेंग सांग 16,000 किमी पार करके इस ज्ञान के खजाने को लेने इंडिया आ गए, जहां दुनिया भर से बच्चे इस यूनिवर्सिटी में बस एक बार पढ़ने के लिए आना चाहते थे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंडियन कल्चर और बुद्धिज्म का ही नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च का भी एपिसेंटर थी। ये सच में वो दौर था जहां बच्चों को एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती थी और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के भी पास इतनी नॉलेज थी कि वो पढ़ने के लिए आए हुए बच्चों का टेस्ट लिया करते थे। और एक आज का दौर है जहां टॉपर्स को ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि उन्हें सब्जेक्ट क्या पढ़ाए जा रहे हैं। कहीं पे PhD होल्डर्स को पिन की जॉब के लिए तरसना पड़ रहा है, तो कहीं पे जॉब न मिलने की वजह से लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। कभी सोचा है कि हम वहाँ से यहाँ तक कैसे आ गए? कैसे जहाँ आज माँ बाप की पूरी जिंदगी गंवाई फीस के नाम पे झोंक देने के बाद भी हम एप्रोप्रिएट सब मिटा दिया गया, बस छोड़ दिया गया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, द सिस्टम दैट टीम लीडर्स एंड बिल्ड स्लेव्स। अगर हम गूगल करें और देखें कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो आपको पता चलेगा कि नॉट इवन वन ऑफ देम फ्रॉम इंडिया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई आपके घर में आकर आपकी सारी दौलत लेकर आपको कंगाल करके आप ही को नौकरी पे रख के आप ही के पैसों को आप ही के सैलरी दे रहा हो। जो गेम हमने बरसों पहले शुरू किया था, आज हम उसी गेम में बहुत पीछे हैं। इस चैनल पे हर बार हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए हर बार कुछ नया और काफी वैल्यूएबल लेकर आए। इन दिस वीडियो वी विल लुकिंग बैक और अपनी जड़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम भी पहली बार सुना हो, और ये सच में बहुत दिल दुखाने वाली बात है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का नाम हम सबकी जुबान पर रटा हुआ है, पर हमारे ही देश की वो यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड से भी 500 साल से भी पहले स्थापित कर दी गई थी, उसके बारे में हम अच्छे से जानते भी नहीं है। लेट्स अनकवर द हिस्ट्री ऑफ द मैजिकल नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा एक संस्कृत शब्द है जो 3 शब्दों को मिलकर बनाया गया है, ना अलमदा, जिसका मतलब है गिवर ऑफ नॉलेज। यह बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किमी की दूरी पे है, जिसको गुप्ता एम्पायर के दौरान बनवाया गया था। यह यूनिवर्सिटी इंडिया के लिए तो ज्ञान का भंडार थी ही, पर उसके साथ साथ एक ग्लोबल इनसिक्योरिटी का भी कारण बन गई थी। पर क्यों? आइए जानते हैं। दुनिया में पहली बार कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना था जिसमें पढ़ने के लिए चाइना, तिब्बत, पर्सिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ईरान, मंगोलिया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बच्चे इंडिया आते थे पढ़ने के लिए। इन्हीं सब के साथ साथ अरब से भी कई बच्चे नालंदा में पढ़ने आए। इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की और हमारा ही ज्ञान समेट कर ले गए और उसे यूरोप तक पहुँचाया। और यह सिलसिला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आज ये दुनिया हमारा ही ज्ञान नए शब्दों में हमें ही सिखा रही है। नालंदा इस दुनिया की पहली रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी दी जाती थी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। जहाँ आज हम लोग आर्गुमेंट करते हैं कि इंडिया में हमें बिजनेस स्ट्रेटेजी वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद कभी बिजनेस किया ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम टीचर्स की किसी न किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने की एलिजिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। वहीं पर नालंदा में सिखाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले शिष्य दोनों ही महान थे, जैसे कि आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो दिया। वो नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और बाद में वो अपने मेरिट पे वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए। चरक, सुश्रुत और नागार्जुन जैसे बड़े बड़े नाम यह भी नालंदा के प्रोफेसर्स रह चुके हैं। जरा सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी के हेड लेजेंड्स थे और लेजेंड्स तरीके से पढ़ाते थे। हम इस कहानी में और भी आगे बढ़े उससे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क फॉर यू अ क्विक फेवर। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है एंड यू वांट टू लर्न मोर सच थिंग, अगर आप हमारे इस चैनल से कुछ नया सीख पा रहे हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें
अगर यह वीडियो आपको पसंद नहीं भी आ रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो इस चैनल पे इस तरह के इंफॉर्मेटिव, इंटरटेनिंग और आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में रेगुलरली वीडियो आती रहेंगी। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जा सके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं। नाउ लेट्स बैक टू द वर्ल्ड ऑफ नालंदा। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट अपने टाइम में काफी ज्यादा एडवांस थे। जो हम आज पढ़ने का सोचते हैं ना, वो तब प्रॉपरली सिखाया जा रहा था। थियोलॉजी, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलोसॉफी एंड व्हाट नॉट। उस समय पर नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा बच्चे और 2,000 से ज्यादा टीचर्स थे। इसका कैंपस बहुत ही विशाल था। इसमें कई मोनेस्ट्री, लाइब्रेरीज और ऑडिटोरियम्स भी थे। कहा जाता है कि इसके शिखर पे हजारों स्टूडेंट्स और टीचर रहते थे, जो कि 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ था, जिसमें 108 ब्लॉक्स और 11,000 से भी ज्यादा कमरे थे, जिनमें से सिर्फ 11 ब्लॉक्स ही आज खोजे गए हैं। ये कैंपस इतना बड़ा था कि आज उसमें उत्खनन करने के बाद भी 14 हेक्टेयर में फैले हुए उसके सिर्फ रिमस मिलते हैं, विच इज जस्ट 10% ऑफ द टोटल यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने बनवाया था। 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच नालंदा वाज एट इट पीक ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। गुप्त से लेकर पाल डायनेस्टी, हर एक साम्राज्य का नालंदा को इतना स्पेशल बनाने में पूरा योगदान था। कुछ शासक तो एजुकेशन को लेकर इतने कॉन्शियस थे कि थैंक्स टू देम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा और इतनी मैनेजमेंट के बाद भी किसी भी स्टूडेंट को नालंदा में फीस के लिए 1 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहां सब कुछ फ्री था, तो आखिर ये चलती कैसे होगी? आखिर खाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो वो कहां से आता होगा? ये इसलिए था क्योंकि नालंदा एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी थी और इसके आसपास के 100 गांवों से टैक्सेस आया करते थे, जो कि सारा पैसा नालंदा को दिया जाता था, क्योंकि शासकों का मानना था कि तत्कर्म यन बंध सा विद्या या विमुक्ते, विच मीन्स कर्म वही है जो बंधन में ना बंधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। यहाँ बच्चों का रहना, खाना, पीना सब बिल्कुल फ्री था। इनका काम था तो सिर्फ अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर 8वीं शताब्दी में नालंदा को पहली बार ग्लोबल एक्सपोजर मिला, जब वेन सांग नाम के एक चाइनीज यात्री भारत आए। वो भारत इसलिए आए थे ताकि वो बुद्धिज्म का अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सके। इंडिया में वो 4 साल रहकर उन्होंने कश्मीर से लेकर लेह, लद्दाख, मथुरा, जालंधर और बाकी कई जगह जाकर बुद्धिज्म को अच्छे से समझा। लुम्बिनी से लेके बुद्धा से जीवन से जुड़ी हर स्थान जैसे कुशीनगर, सारनाथ और बोध गया भी गए, जहां बुद्ध भगवान के बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि इस यूनिवर्सिटी के गार्ड के पास तो इतनी ज्यादा ज्ञान कैसे। वहाँ एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को हार्ड इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता था, जिसके लिए उन बच्चों को संस्कृत और बुद्धिज्म की अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी थी। उन्होंने यहाँ आकर यह भी देखा कि नालंदा के ज्ञान का समंदर जितना गहरा उनको लगता था, उससे कई गुना गहरा था। यहाँ ज्ञान का मेन सोर्स था। यहाँ की 3 बड़ी लाइब्रेरीज, जिनका नाम रत्नासागर, रत्नाताड़ी और रत्नरंजक था। 90 लाख से ज्यादा किताबें और महाग्रंथ इन लाइब्रेरीज में मौजूद थे। यह किताबें 108 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कवर करती थी। यहाँ स्टूडेंट्स को अलग अलग भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्रकृति जैसी भाषाएं, जिसमें संस्कृत और पाली मेन लैंग्वेज थी। इतना ही नहीं, यहाँ पे वास्तुशास्त्र का भी अध्ययन होता था, जिसमें घर की कंस्ट्रक्शन में सही डायरेक्शन और एस्टेब्लिशमेंट का ध्यान रखा जा सके। अगर बात करें मेडिकल और आयुर्वेदा की, तो नालंदा विश्वविद्यालय में यूनानी और आयुर्वेदा का भी अध्ययन होता था, जिससे कि मेडिकल साइंस में स्टूडेंट्स विशेष ज्ञान मिल सके। यहाँ पे दर्शन शास्त्र, तर्क, चिकित्सा, ज्योतिष जैसे और भी अलग अलग सब्जेक्ट शामिल थे। यह थी हमारी भारतीय ज्ञान की धरोहर, और फिर इसे एक दिन जला दिया गया। यहाँ के मॉन्क के सिर धड़ से अलग कर दिए गए, स्टूडेंट्स और टीचर को बेरहमी से मारा गया और हमारी नालंदा को सिर्फ एक खंडहर बनाकर छोड़ दिया गया। इसकी शुरुआत हुई चोरी से, जब वेन सांग इंडिया से वापस गए और साथ में 657 बुद्धिस्ट टेक्स्ट, 150 बुद्धिस्ट रेलिक्स को 520 बॉक्सों में बंद करके चाइना लेके गए। इंडिया से चाइना तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था।
जिसकी वजह से रास्ते में वे सिंध नदी में डूबते डूबते बचे, लेकिन फिर भी वो काफी सारी किताबें अपने साथ ले जाने में सक्सेसफुल रहे। जैसे कि मार्शल आर्ट्स जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में सिखाई जा रही थी, जो वहां जाके निंजा और कुंफू कराटे बन गई। वास्तुकला जो चीन में आज फेंसु के नाम से जानी जाती है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लेकर धनुष बाण चलाने तक, एक्यूप्रेशर और हीलिंग का ज्ञान भी वेवेंगसांग हमारे देश की किताबों के रूप में ले गए और आज वही चीज चाइना में अलग अलग तरीकों से सिखाई जाती है। इसके बाद नालंदा पूरी दुनिया के नजरों में आ चुका था। एक बार बख्तियार खिलजी जो कि अफगानिस्तान के खिलजी कबीले से था, यह 12वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान में राज करने वाली खिलजी डायनेस्टी का एक सेनापति था। उसे दिल्ली सल्तनत में एक विशेष पोस्ट हासिल करनी थी, इसलिए उसने बैटल फील्ड्स में लड़ाइयाँ कर करके बिहार और बंगाल के कुछ एरियाज में कब्जा कर लिया। ऐसा करते करते एक बार वो बहुत बीमार हुआ। बहुत सारे उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तब उसे किसी ने एडवाइस दी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र ही उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी को मुसलमान के अलावा किसी हिंदू से इलाज करवाना मंजूर ही नहीं था और इसने उस सलाह को इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी और उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, तब वह मजबूरन राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसने राहुल श्रीभद्र जी को चैलेंज किया कि मैं काफिरों की दी हुई कोई भी दवाई खाऊंगा ही नहीं। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मुझे बिना दवा खिलाए ठीक करके दिखाओ। राहुल श्रीभद्र जी ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसको एश्योरिटी दी कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आचार्य जी ने खिलजी को एक कुरान ला कर दी और कहा कि इसके कुछ पन्ने आपको रोज पढ़ने हैं। खिलजी ने उनकी बात मान के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और उसके ऐसा करते ही कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक भी हो गया। ये देख के खिलजी शॉक्ड था कि आखिर सिर्फ कुरान पढ़ने भर से ही मैं ठीक कैसे हो गया। उसने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की। तब आचार्य जी ने उसे बताया कि मैंने कुरान के पन्नों पे दवाई लगाई थी, क्योंकि आचार्य जी को पता था कि किताब पढ़ते हुए पन्नों को पलटते वक्त खिलजी थूक का इस्तेमाल जरूर करेंगे और ऐसा करते हुए दवाई उसके अंदर चली जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। ये सुन के खिलजी बौखला गया। उसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी हुई कि दूसरे धर्म और देश के लोगों के पास ऐसे शिक्षा का ज्ञान है जो कि इसके देशवासियों के हकीमों के पास नहीं है। तब उसने सोचा कि अगर इस देश पे राज करना है तो इसकी जड़ को ही काटना पड़ेगा और यहाँ की जड़ है इसकी शिक्षा। और तभी उसने फैसला किया नालंदा यूनिवर्सिटी के ज्ञान के सोर्स को पूरी तरह से खत्म कर देना। उसने अपनी सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पे हमला कर दिया। उसने नालंदा के मॉन्क, वहाँ के प्रोफेसर और वहाँ के स्टूडेंट्स को बेरहमी से मारा और पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। यह अटैक इतना भयानक था कि नालंदा 3 महीने से लगातार जलती रही। हमारी किताबें, इंफॉर्मेशन, वो खूबसूरत यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सब जल कर राख हो गया। इतनी किताबें जली कि इसके धुएं को शांत होने में 6 महीने से भी ज़्यादा समय लग गया। एक बार जरा सोच के देखिए, आज इंडिया पूरी दुनिया में अलग अलग रीजन से जाना जाता है, चाहे चंद्रयान हो या आदित्य L1 हो या फिर कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन हो। यह सब तो तब है जब हमारे ज्ञान के धरोहर नालंदा को हमसे छीन लिया गया। अगर आज हमारे पास नालंदा का खजाना होता तो हमारा देश कुछ और ही होता। यह डिस्ट्रक्शन इतना बड़ा था कि 12वीं शताब्दी के बाद 19वीं सदी तक भारतीयों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि नालंदा नाम की कोई यूनिवर्सिटी थी। यह तो हमें तब पता चला जब वेंगसांग की लिखी हुई किताब सियुकी में नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे डिटेल्स के बारे में पढ़ाया गया है। यह किताब आज भी ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में मौजूद है और इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा 19वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी की खुदाई शुरू हुई, जिनमें से सिर्फ 10% ही लैंड एरिया मिल पाया है। यह थी उस ज्ञान के समंदर की झलक जिसकी शुरुआत हमारे ही घर से हुई, पर हमारे ही लोगों को आज तक भी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज नालंदा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे रिस्टोर करके रिक्रिएट करने पे भी काम शुरू हो चुका है, पर जो नुकसान ज्ञान का, ग्रोथ का, कल्चर का भारत ने देखा है वो रिपेयर हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भारत विश्व गुरु तभी कहला पाएगा जब हमारे भारतवासियों को यह पता होगा कि भारत को विश्व का गुरु क्यों कहा जाता था। और इस बात पर ध्यान रखते हुए वो शुभ घड़ी भी आई जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो इतिहास हमें वापस ला के दिया जिसका नामो निशान भी पन्नों से मिटा दिया गया था। 19 जून 2024 यही वो दिन है जब नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी उसका खोया हुआ अस्तित्व वापस ला के दिया, जिसे पूरी दुनिया ने सहारा भी और जोर शोर से भारत की इस धरोहर की पुनर्स्थापना होने की शुभकामनाएं भी दी।
तो आंखें बंद करके किसी ट्रेंड, फैशन या इंफॉर्मेशन को फॉलो करने से पहले अपने ही घर की इतिहास देखने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो याद से वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी भारतवासी होने का गर्व महसूस हो। जय हिंद, जय भारत।